बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एफएससी सेकंड पार्ट चैप्टर नंबर 13 कार्बोक्सिलिक एसिड। आज हम बात करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में 4 मेन फीचर्स हैं। नंबर 1 इज़ द स्मेल, नंबर 2 इज़ द सॉल्युबिलिटी, नंबर 3 इज़ द बॉइलिंग पॉइंट एंड नंबर 4 इज़ द मेल्टिंग पॉइंट। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि हम देखेंगे कि इनकी स्मेल कैसी होती है। स्मेल, तो इसमें इस फैमिली में कार्बोक्सिलिक एसिड्स में यू नो वेरी वेल कि इनका जनरल फार्मूला ये है। अब इसमें जो R है, REC है, कार्बन एटलीस्ट आपके पास C1 है, यानी C1 से लेके अगर हम C3 तक देखें और C4 से लेके C6 तक देखें, C1 से C3 तक ये तमाम कंपाउंड्स की जो स्मेल होती है ये पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल बेटा एक ऐसी स्मेल है जो कि चुभन वाली होती है, यानी बहुत तेज और चुभन पैदा करने वाली स्मेल। तो C4 से 6 तक ये ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनकी स्मेल समवट अनप्लेजेंट, इनकी स्मेल भी कदरे कोई बहुत अच्छी नहीं होती, ये भी एक फाउल स्मेल में आती है। मतलब ये है कि ये स्मेल फाउल होगी। लेकिन C1 से C3 इनकी स्मेल पंजेंट है, मतलब बहुत तेज और चुभन पैदा करने वाली है। C4 से C6 तक इनकी स्मेल समवट अनप्लेजेंट, मतलब ये है कि ये फाउल है, लेकिन ये स्मेल इतनी तेज नहीं होती, इतनी चुभन पैदा करने वाली नहीं होती। तो C1 से C3 में हमारे पास 3 कंपाउंड्स आते हैं। पहला है नंबर 1 इज द फॉर्मिक एसिड, नंबर 2 एसिटिक एसिड, और नंबर 3 इज द प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड। अब मैं इनके फार्मूलास को लिखता हूं। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला और ये है एसिटिक एसिड, और ये है CH3 CH2 कार्बन डबल ऑक्सीजन OH। ये है जी आपके पास प्रोपानोइक एसिड। अब अगला बेटा क्वेश्चन ये है कि इनकी जो स्मेल है ये इतनी बुरी किस्म की क्यों होती है। अगर पंजेंट है तो ये भी बहुत तेज और चुभन वाली एक स्मेल है, एक फ्रेग्रेंस है, और अगर C4 से C6 है तो इनकी स्मेल समवट अनप्लेजेंट है, मतलब ये भी फाउल स्मेल है। इसकी रीज़न क्या है कि ये तमाम एसिड जो मैंने अभी लिखे हैं ये हैं अल्काइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अल्काइल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अल्काइल फैमिली में हम लोगों ने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ा है। तो लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन की है कि एलिफेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। ऐसे कंपाउंड हैविंग फाउल स्मेल, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स के जिनकी स्मेल कैसी होती है, फाउल होती है। यानी एक जो खुशबू होती है, जैसे एक स्मेल आमतौर पे एक तो बू होती है, दूसरी खुशबू होती है, यानी ये ऐसी एक समझ लें कि बू है
एक ऐसी स्मेल है कि जो कि हमें नागवार महसूस होती है, हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 मेंबर C1 से C3 फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड, ये तमाम किस्म के पहले 3 कंपाउंड्स क्या हैं, इनकी स्मेल पंजेंट होती है, चुभन पैदा करने वाली होती है। और उसके बाद C4 ब्यूटानोइक एसिड, C5 पेंटानोइक एसिड, C6 हेक्सानोइक एसिड, इनकी स्मेल समवट अनप्लेजेंट होती है, यानी वो भी फाउल स्मेल होती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम हायर की बात करें, यानी हायर मेंबर्स की, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, तो उनमें वो तमाम तर एसिड्स कैसे होते हैं, दे आर फैटी एसिड्स, दे आर फैटी एसिड्स। जैसे आपके पास पाल्मिटिक एसिड है या आपके पास स्टेरिक एसिड है, ये एसिड्स कैसे होते हैं जी, दे आर फैटी, ये फैटी एसिड्स होते हैं। तो फैटी की स्मेल भी कैसी होती है, फाउल, यानी वो भी बहुत अच्छी किस्म की एक स्मेल नहीं होती जो कि हमें बड़ी भली और अच्छी महसूस हो। तो इसके बाद बेटा हम आगे चलते हैं। सेकंड हमारा जो पॉइंट है वो है जी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है हल्पजीदी, यानी किसी चीज का, किसी एक कंपाउंड का किसी दूसरे कंपाउंड में मिसिबल होना, हल होना। या यहां भी हम एक वर्ड है अक्सर मैं बोलता हूं डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, या इसका अल्टरनेट है मिसिबल। तो ये टर्म्स हैं, अल्टरनेटिव हैं, इनको भी आपने ज़हन में रखना है। सॉल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन है, मिसिबिलिटी है, यानी मिसिबल होना, सॉल्युबल होना, ये सारी टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी केमिस्ट्री में यूटिलाइज होती हैं। तो सॉल्युबिलिटी हम सबसे पहले देखेंगे कि इन तमाम कंपाउंड्स की, कार्बोक्सिलिक, एसिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है, इसमें जो एक मेजर फंक्शन है वो किसका है, मेजर कंट्रीब्यूशन वो किसका है, एक टर्म है जिसका नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन ये पोलर में मिसिबल होते हैं, सॉल्युबिलिटी को शो करते हैं। ये सॉल्युबिलिटी क्यों शो करते हैं, यही एक फिनोमिना है जो कि प्रोमिनेंट है, जिसका नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब ये है दे हैव द एबिलिटी टू मेक द हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये कि फर्ज करें कि जैसे आपके पास वाटर है, वाटर whose formula is H2O। अब इसमें अगर देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में कैसी होती है, H ऑक्सीजन, H इसी तरह O एंड अप टू सो ऑन आप बनाते जाओगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव साइन, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसी तरह अप टू सॉन काम चलेगा। तो ये है जी इनमें बॉन्डिंग, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक रोल आपने देखना है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जिनका एक रोल होता है मेजर, जो कि आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम क्लास में आपको समझाया था कि एक वर्ड है, आपने उसको याद करना, उसमें चंद एक लेटर्स आते हैं। मैंने बोला था कि आपने FON को ज़हन में रखना है। आपके पास ये एक लेटर्स का कोड है FON और साथ में H है। ये 4 एलिमेंट्स हैं
इन चारों एलिमेंट्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। अब इसको मैंने बड़े फनी और बड़े ट्रिकी अंदाज से बोला था कि आपके पास FON, इसका मीन क्या है, फोन है। आपने फोन कॉल करनी है किसको, H को। मैंने ये फनी आपको थोड़ा सा ट्रिकी बोला था। FON इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी इस फ्लोरीन में और H में पॉसिबल है, इस ऑक्सीजन में और इस H में पॉसिबल है, इस N में और इस H में पॉसिबल है। इसके रीज़न ये है कि फ्लोरीन इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इधर देखा जाए ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है और यहाँ H अगेन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। अगर हम N को देखें, N यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है और अगेन अगर हम H को देखें, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि HF हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, HO हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, NH, NH या HN ये भी क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। तो ये बेटा आपने हमेशा ये ट्रिक आपको दिया था, एक क्लू आपको दिया था, ताकि आपको ये चीज़ ज़हन नशीन हो जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ और क्यों कर पाई जाती है। इस बात का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा होता है जो कि पार्शली पॉजिटिव होता है, दूसरा एलिमेंट ऐसा होता है जो कि पार्शली नेगेटिव होता है। पार्शली नेगेटिव वाले एलिमेंट्स और भी होते हैं, लेकिन इनमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे Cl भी आएगा, Br भी आएगा। Cl है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Br है इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसके बाद यहाँ पे अगर हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर भी क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती जब भी वो कंपाउंड्स बनाते हैं। तो ये बात आप अपनी ज़हन में रखनी है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, यानी कि अगर हम बात करें इंटरमोलेकुलर फोर्स की, तो उनमें जो इंटरमोलेकुलर फोर्स है वो पाई जाती है, लेकिन स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। मतलब ये है कि उनमें इंटरमोलेकुलर फोर्स में जो बॉन्ड बनता है वो इनकी निस्बत वीक होता है। मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे HCl को लिखूं, दिस इज द HCl, तो ये क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव है, ये पार्शली नेगेटिव है। तो इसके साथ अगर आप लोग ये कहेंगे सर ये बॉन्ड भी कैसा होगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है, ये वाला बॉन्ड, नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं आता, बल्कि ये क्या है, इंटरमोलेकुलर बॉन्ड है। इंटरमोलेकुलर बॉन्ड है यानी इंटरमोलेकुलर फोर्स रखता है, और ये बॉन्ड क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं आता। ये बॉन्ड कैसा है, ये बेटा बनेगा डाइपोल, डाइपोल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनता है, ये वाला डाइपोल। डाइपोल फोर्सेस के तहत ये बॉन्ड बनता है। तो यहाँ वापस आ जाएं आप लोग, FONH मैंने बोला है, HFOHNH, इन तमाम में जो बॉन्डिंग बनेगी वो होगी इंटरमोलेकुलर बॉन्ड बनेगा। इंट्रा नहीं बोला, इंटरमोलेकुलर बोला है। एंड दिस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नेम देते हैं। तो हम अभी देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सॉल्युबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी को शो करने की रीज़न क्या है, वजह क्या है। तो वो रीज़न बेटा, वो वजह क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। फर्ज करें कि मेरे पास एक कंपाउंड है, जर्नल R है और कार्बन, डबल ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग OH। ओके, अब ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में एक कंपाउंड है और इसमें अगर देखा जाए यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव साइन आएगा। इसका मीन ये है कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इस कंपाउंड को जो कि ऑर्गेनिक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करूँ, इसको मैं वाटर में डिज़ोल्व करूं, तो ये वाटर में डिज़ोल्व होगा। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और वाटर चूंकि पोलर कंपाउंड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है।
इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस होती है, इसमें भी पोलैरिटी इंड्यूस होती है। तो पोलैरिटी के इंड्यूस होने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें बनता है तो देन दे आर स्लाइटली सॉल्युबल विद ईच अदर। ये आपस में क्या होते हैं जी, ये सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट हम एग्जांपल लेते हैं कि कौन कौन सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और वो किस तरह से एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इज इट पॉसिबल टू make the phenomena of the solubility while we have an inorganic compound and we have an organic compound, कि ये किस तरह मुमकिन है कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में solubility को शो करता है। तो वजह ऊपर लिखी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम एग्जैक्टली शो करेंगे कि ये किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड के बंधन में बंध जाते हैं और ये सॉल्युबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो नंबर 1 वाटर आप लिखिएगा, दिस इज वाटर। अब सेकेंड आप लिखोगे HO, कार्बन, डबल ऑक्सीजन और सिंगल R। अब मैंने ये वाटर लिखा है और ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसमें बेटा पार्शली पॉजिटिव साइन, पार्शली नेगेटिव, अगेन पार्शली पॉजिटिव एंड अप टू सॉन काम चलेगा। इसी तरह ये आगे अप टू सॉन चलता आएगा। मतलब ये है कि क्या यहाँ भी कार्बन बॉन्ड देगा? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसको ऐसा लिखेंगे, बल्कि आप इसको यूं लिखेंगे कि यहां पे C है, यहां C है, डबल बॉन्ड साथ में यहां पे O है, ओके। तो यहां पे क्या आएगा B? अभी R यहां आप नीचे लगा लो। इसका मतलब यहां अगेन वाटर आता है, HO और H। अब यहां भी आप शो कर लें, ये क्या है, पार्शली नेगेटिव, ये क्या होगा, पार्शली पॉजिटिव, पार्शली नेगेटिव, पार्शली पॉजिटिव। इसी तरह पूरी चेन चलेगी। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन में ऑक्सीजन है, ये भी आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देता है। तो यहाँ वाटर का ये जो ऑक्सीजन है, ये इस H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड देता है। तो इनमें सॉल्युबिलिटी पॉसिबल होती है, मुमकिन होती है। अब हमने ये समझना है कि क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सारे कंपाउंड ऐसे हैं कि जिनमें एक पूरा रिदम आता है और वो रिदम के साथ सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी रीज़न ये है कि जैसे मैंने अभी लिखा है R को, कि R क्या है, एक अल्काइल की चेन है। अल्काइल की चेन कैसी है, एलिफेटिक है। तो इसका मीन ये है कि यूं ही R में नंबर ऑफ कार्बन्स में इजाफा होगा with the increase in the number of carbon in the R, which is generally an alkyl group, and the molecular weight or the molecular mass also increase। अगर R में number of carbons में इजाफा होता है तो then इसमें इंक्रीमेंट, इसमें इजाफा के साथ साथ ही क्या होता है कि R की जो मोलेकुलर चेन है मैस वाइज या वेट वाइज, इसमें भी इजाफा होता है। अब R क्या है, R एक हाइड्रोफोबिक एंड है। R क्या चीज है, ये जो मैंने R लिखा है ऊपर, केवल R, यह क्या है, दिस R इज द हाइड्रोफोबिक एंड। और इसमें ये सारी चीज क्या है, ये सारी चीज क्या है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। हाइड्रोफोबिक एंड
तवज्जो देना, हाइड्रोफोबिक एंड में कार्बन जितने कम होंगे तो हाइड्रोफोबिक एंड उतना ज़्यादा छोटा होगा। जितना ये हाइड्रोफोबिक एंड छोटा होगा इसका मैस कम होगा, यूं ही इसका मैस कम होगा, उस कंपाउंड की वाटर में सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब दूसरी बात कि यूं ही R में नंबर ऑफ कार्बन्स में इजाफा होगा तो देन ये बल्कि होता जाएगा, ये वेटी होता जाएगा, ये मैसिव होता जाएगा, इसके मोलेकुलर वेट में, इसके मोलेकुलर मैस में इजाफा होगा। यूं ही इसके मोलेकुलर मैस में इजाफा होता है, इस कंट्रीब्यूशन, इस इजाफा, इस इंक्रीमेंट की वजह से हायर कार्बोक्सिलिक में तमाम में जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के साथ उसमें डिक्रीज आता है, कमी आती है। R की चेन जितनी छोटी होगी वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। R की चेन में कार्बन की तादाद जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही वाटर में सॉल्युबिलिटी कम अज़ कम होती जाएगी। एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि R क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक एंड है। हाइड्रोफोबिक एंड जितना छोटा होगा वाटर में सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर हाइड्रोफोबिक एंड बड़ा होगा, वेटी होगा, तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम अज़ कम होती जाएगी। ये बेटा 2-3 बातें हैं सॉल्युबिलिटी में आपने ज़हन में रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो सॉल्युबिलिटी है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 तरह के एंड हैं, एक एंड होता है हाइड्रोफोबिक, एक होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देता है और हाइड्रोफोबिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता। ठीक है, अगर ये हाइड्रोफोबिक आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देता, अगर ये छोटा होगा, इसका मैस कम होगा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कम होंगे, तो ये वाटर के साथ सॉल्युबिलिटी अच्छी देता है सारा का सारा कंपाउंड। अगर इसकी चेन लेंथ में इजाफा होगा, इसकी चेन लंबी होगी, लेंथी होगी, वेटी होगी, बल्कि होगी, तो देन ये हाइड्रोफोबिक एंड क्या होगा, मैसिव होगा, और ये हाइड्रोफोबिक है तो ये पानी से, वाटर से अवे जाएगा, गो अवे, फॉर अवे, देन रेट ऑफ द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। कंक्लूजन ये है कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड की वाटर में सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, कम होती है। अब हम बेटा आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी के अंदर बॉइलिंग पॉइंट्स का। बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं जी, इसका फिनोमेना क्या है? बॉइलिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स में ट्रेंड क्या है कि लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी कदरे लो होते हैं। अगर आपके पास हायर कार्बोक्सिलिक हो तो देन हायर कार्बोक्सिलिक में जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कदरे हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में जितने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में R की चेन लेंथ में इजाफा होता जाएगा तो इसके साथ साथ उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में भी ग्रेजुअली एक इंक्रीज आता है, उनमें इजाफा होता है। अब यहाँ पे एक और भी बात आपने जहन में रखनी है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स
ये डाइमर्स बना के रहते हैं, डाइमर्स बना के रहते हैं, यानी ये डाइमर्स की फॉर्म में होते हैं। और ये डाइमर्स की फॉर्म का मतलब ये है, डाई मीन्स टू और मर मीन्स यूनिट, यानी इनके 2 यूनिट्स होते हैं और ये 2 यूनिट्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होके ये रोटेट करते हैं, घूमते हैं या स्टे करते हैं। चाहे आपके पास फॉर्म कार्बोक्सिलिक में लिक्विड की है या आपके पास गैस की है, दोनों फॉर्म में, यानी अगर आपने किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बॉयल किया है तो बॉइलिंग में उसके जो वेपर्स बनेंगे तो वेपर्स की फॉर्म में भी कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर्स की फॉर्म में रहेंगे। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तब भी डाइमर फॉर्म में होंगे, 2 यूनिट्स, ठीक है, रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, ओके, राइट, रैंडमली। लिक्विड में भी अगर वो गैस की फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है या वेपर्स की फॉर्म में है तो वेपर्स की फॉर्म में भी वो डाइमर्स यानी 2 यूनिट्स की फॉर्म में मिलके बॉन्ड बना के रहते हैं। तो बॉन्ड कौन सा बनता है, वो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो बेटा डाइमर इसका बना लीजिए आप, कैसे बनता है। देखेंगे इनका डाइमर R कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डिंग OH, अगेन यहां से मैं लिखूंगा H, O, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, साथ में R आएगा, ओके। तो ये है एक आपके पास यूनिट और ये है दूसरा यूनिट। अब ये डाइमर्स की फॉर्म में कैसे रहते हैं, ये पार्शियली पॉजिटिव है और ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव और ये अगेन पार्शियली नेगेटिव है। तो डाइमर्स की फॉर्म में ये इस तरह रहते हैं। ये 2 यूनिट हैं, एक यूनिट ये है और दूसरा यूनिट ये वाला आपके पास। तो ये डाइमर्स की फॉर्म में इस तरह रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के आपस में यूनिटी के साथ रहते हैं। दिस इज द डाइमर। ये क्या चीज़ है, डाइमर्स मीन, यहाँ अब मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये मुकम्मल यूनिट आपके पास क्या है, ये सारे का सारा एक यूनिट है और ये वाला यूनिट सारे का सारा मुकम्मल ये एक दूसरा यूनिट है। इस तरह ये डाइमर्स की फॉर्म में रहते हैं। तो डाइमर्स की फॉर्म में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के आपस में रहते हैं। लास्ट से बेटे मेल्टिंग पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट्स, अब मेल्टिंग पॉइंट्स में हमारे पास 2 यहाँ पे टर्म्स आती हैं, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स कि जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स इवन होते हैं और दूसरे जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स ऑड होते हैं, यानी ताक इवन 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सॉन, और 1, 3, 5, 7, 9, 11 अप टू सॉन। नंबर ऑफ कार्बन्स इवन हो, नंबर ऑफ कार्बन्स ऑड हो। तो देन यहाँ हमने ये सीख लेना अभी कि हमारे पास यहाँ एग्जाम्पल कौन कौन सी दी हैं। उन्होंने 3 कार्बन में बोला है, पहली एग्जाम्पल है 3 कार्बन में। अब 3 कार्बन में मेरे पास ऑड फॉर्म आती है, मैं इसको लिखता हूँ आपके सामने। ऑड है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, तो कार्बन डबल ऑक्सीजन OH। ये कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन्स ऑड हैं 1, 2, 3। अब इवन में मैं 4 को लेता हूँ CH3,
CH2 और ये कार्बोनाइल कार्बन ये भी साथ काउंट होगा। तो ये है नंबर ऑफ कार्बन्स 4। अब हमने ये देखना है कि मेल्टिंग पॉइंट्स में एक रेगुलर जैसे बॉइलिंग पॉइंट्स में था कि लोअर वाले इनका बॉइलिंग कम होगा, हायर वाले जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनके बॉइलिंग ज़्यादा होंगे। लेकिन बेटा मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुअल चेंज आती है, चाहे डिक्रीज की है चाहे इंक्रीज की है, तो मेल्टिंग पॉइंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब आपने याद कर लेना है कि ऐसे तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स इवन होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स इवन होते हैं, उनमें इनकी जो पैकिंग है, आई मीन कि जैसे मैंने बोला है कि डाइमर्स बना के रहते हैं, इस तरह की पैकिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। जो इवन होते हैं उनमें पैकिंग कैसी होती है, उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी पैकिंग होती है, बड़ी क्लोज पैकिंग होती है, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स इवन होते हैं यानी जुफ्त होते हैं। उनमें पैकिंग मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, बहुत अच्छी होती है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होती है उसको जब भी आपने ब्रेक करना है, उसको डिकम्पोज करना है या उसकी फेज़ को चेंज करना है, तो एनर्जी आपको ज़्यादा लगाना पड़ती है। इसका मतलब ये है कि ऐसे तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स इवन होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होने हैं। अब दूसरी तरफ ऐसे तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स ऑड होंगे यानी ताक होंगे, ओके, तो इनमें इनकी जो एक आई मीन की डायमंड्स की फॉर्म बनेगी वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म नहीं बनती। डायमंड्स की फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं बनती क्योंकि इनकी जो पैकिंग है बॉन्ड में डायमंड्स की फॉर्म में वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इम्बैलेंस आता है, अनस्टेबिलिटी आती है। अब अगर ये अनस्टेबल है तो ज़ाहिर बात है जो चीज़ पहले ही अनस्टेबल है उसकी एनर्जी तो पहले ही क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपको जो एक्सटर्नल एनर्जी देना होगी वो एक्सटर्नल एनर्जी आपको बहुत कम देना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऐसे तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड के जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स ऑड होते हैं, ताक होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं जी, ये बहुत कम होते हैं। जिनमें नंबर ऑफ कार्बन्स इवन होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। ऑड वालों के मेल्टिंग पॉइंट्स कम क्यों होते हैं? क्योंकि दोबारा से मैं इसको दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें पैकिंग अच्छी नहीं होती डायमंड्स की फॉर्म में। अगर पैकिंग अच्छी नहीं है तो इनमें क्या है जी, अनस्टेबिलिटी पाई जाती है। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से जब भी आपने इनको एनर्जी देनी है तो आपको एनर्जी बहुत कम देना पड़ेगी, तो ये फ़ौरन से मेल्ट हो जाएंगे, अपनी फेज़ को चेंज कर लेंगे। तो ऐसे तमाम कार्बोक्सिलिक एसिड कि जिनमें नंबर ऑफ कार्बन इवन होते हैं उनमें डायमंड्स की फॉर्म में पैकिंग बड़ी क्लोज, बड़ी टाइट, बड़ी अच्छी होती है और इसी से उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी जब भी ज़्यादा होगी, हमें उनको जब भी एनर्जी दे के उनकी फेज़ को चेंज करना है तो हमें बेटा एनर्जी ज़्यादा अमाउंट में देना पड़ेगी। तो किताब में बेटा ये एग्जांपल्स लिखी हैं, साथ में वैल्यूज़ भी लिखी हैं, आपने इनको अच्छी तरह से देख लेना है। तो आगे हम बेटे बात करेंगे इसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बोनाइल कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो कार्बोनाइल कार्बन है इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है। Until the next time, take care. Allah Hafiz.